अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन स्टडी। आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.6 और साथ में इसको इस तरह से कवर करवाऊंगी कि आपका टॉपिक 2.6 विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी वो भी सारा कवर हो जाए, वो भी समझ आ जाए आपको। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी नाम से पता चल रहा है कि आयनाइजेशन यानी कि किसी चीज़ को हमने आयंस बनाना है। आयंस किसको बनाते हैं? गैसेस को बनाते हैं। आयंस बनाते होते हैं हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। अब हमारे पास वो एनर्जी जो आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए लगती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। हाउ डज द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट चेंजेस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड, तो वो पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तो उससे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने ये देखा। अब हमारे पास पीरियड के अक्रॉस जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में इस तरह से, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा लग रही होती है लेफ्ट टू राइट। वो इसलिए ज़्यादा लग रही होती है कि हमारे पास जो साइज़ होता है ना एटम का वो कम होता जाता है। हमारे पास ये जो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कहा ज़्यादा होती जा रही है और एटॉमिक साइज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है। जब हमारे पास एक एटम है इसमें से आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन था, मैंने वो रिमूव कर दिया, तो अब दरमियान में उसका साइज तो छोटा हो गया ना, दरमियान वाले शेल से जो है अब इतना रह गया उसका साइज। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमारे पास साइज इतना सा रह गया, तो एटॉमिक साइज इस तरह से हमारे पास छोटा होता जाता है और जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो हमारे पास ज़्यादा बढ़ता जाता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है ना दरमियान से ये ज़्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब ज़्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर तो इस तरह साइज छोटा होता जाता है। और अब यहाँ पे मैंने यही बात बता दी कि जैसे कि एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है लेफ्ट टू राइट, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐड होते जाते हैं सेम एनर्जी लेवल के अंदर। यानी कि पहला ग्रुप के जो हमारे पास पहला एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, फिर दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड हो गया, फिर दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से हमारे पास एक ही सेम एनर्जी लेवल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं तो अंदर से जो न्यूक्लियस होता है ना वो उसको उतने अच्छे तरीके से अपने पास होल्ड करने लग जाता है अपने पास। अब यहाँ पे देखो तो बाहर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन, ये सेकंड आयनाइजेशन, ये थर्ड आयनाइजेशन, ये हमारे पास बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं। और इसकी रीज़न और भी है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एक तो बात ये आ गई कि हमारे पास ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाएंगे। अब रह गए 4, 5, 6, 7, 8 ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो न्यूक्लियर चार्ज भी वैसे वैसे लेफ्ट टू राइट हमारे पास बढ़ता जा रहा है। वो न्यूक्लियस जो है और अच्छी तरीके से उनको अपने पास होल्ड करते हैं, उनका साइज और छोटा होता चला जा रहा होता है। तो यही बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि हमारे पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता जा रहा है और इसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती जा रही है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी ज़्यादा लगानी पड़ जाती है हमारे पास। इसलिए हमारे पास अक्रॉस द पीरियड हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि कौन से फैक्टर्स हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है IE वो डिक्रीज कर रही है। तो पहले हमारे पास इसके अंदर हमने बता दिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना डाउन द ग्रुप, जब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसका इन्वर्स रिलेशन एटॉमिक साइज से, तो वो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा। अब क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। और दूसरी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने आप को शील्ड किए हुए होते हैं, यानी कि अपने आप को ढांपा हुआ होता है। जैसे बारिश के अंदर बारिश पड़ रही है ऊपर से हमारे ऊपर, तो ऊपर से हमें छतरी ने ढांपा हुआ होता है ना बारिश की कतरों से। इसी तरह इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो भी ढांप के रखते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। वो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ हम तक ही रहे, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन्हें हमारे पास जो वो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम लग रही होती है। इस वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली रिमूव किए जा सकते होते हैं। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी अब ईजिली एक चीज़ रिमूव हो गई है, हमें एनर्जी ही कम लगानी पड़ेगी, तो इस वजह से अब हमारे पास इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। ये किस वजह से? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक शील्ड की तरह पे काम करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ना मतलब अपने तक ही रखते हैं और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि दरमियान में जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर ढांप के रखा हुआ होता है, उन्होंने अपने पास इस चीज़ को छुपा के रखी हुई हो।
तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वो कम फील होती है, रिड्यूसिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉल्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन। दिस शील्डिंग इफेक्ट मेक्स इट ईजियर। ये जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये ईजी बना लेता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बाहर वाले वो रिमूव कर दिया जाए आसानी से और आयनाइजेशन एनर्जी कम लगे। अब दूसरी रीज़न हमारे पास है ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्जन। स्पिन पेयर रिपल्जन का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमारे पास इफेक्ट कर रही होती है। स्पिन पेयर यानी कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के दौरान, तो इसमें हम कहते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब हाफ फील्ड कैसे, यहाँ पे जैसे हमारे पास हम नाइट्रोजन के हमने एग्जांपल ली 5th ग्रुप की, 6th ग्रुप से और 7th ग्रुप से। ये जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे होते हैं ना तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड तो इंक्रीज़ कर रही होती है। अब कैसे इंक्रीज़ करती है, अब हमारे पास सबसे पहले ये केस आ गया नाइट्रोजन का, जिसके अंदर हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है हमारे पास। अब इसमें से पी वाले ऑर्बिटल में मैंने देखा कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे कितने डाल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं, यानी कि ये हाफ फील्ड है। 6 का हाफ क्या होता है 3, तो ये हाफ फील्ड है तो ये हमारे पास काफ़ी स्टेबल होगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसकी जो रिपल्जन होगी ना स्पिन पेयर में वो हमारे पास इसकी कम होगी, रिपल्स इतना नहीं कर रहा होगा और इसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अपने इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा कि चलो चले जाओ यहाँ। मगर यहाँ पे जब देखते हैं ना तो नीचे हम लोग ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है और पी वाले ऑर्बिटल में देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और ये 4th ये वाला जो पेयरिंग में आ जाएगी ना तो ये मतलब ज़रा एक्साइट होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को डोनेट कर सकता है। तो अब यहाँ पे इसके ये जो हमारे पास लेस स्टेबल होगा इससे, तो लेस स्टेबल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करना चाहेगा। तो क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ये अपने पास रिपल्जन से हमारे पास एक्साइट हो गया, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है हाई एनर्जी की वजह से। तो हमारे पास बुक में भी स्पिन पेयर रिपल्जन में इसकी रीज़न लिखी हुई कि एन से ओ में जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो डिक्रीज़ कर रही थी, क्योंकि ये अपना ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है अब एक्साइटमेंट के थ्रू। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे है ना हमारे पास इसके यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जब हमारे पास डिक्रीज़ कर रही होती है, बस जब हम लोग क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ करती है, तो इसीलिए फ्लोरीन के अंदर हम देख सकते हैं कि स्पिन पेयर्स हमारे पास पेयर्स दो हैं, ज़्यादा है, यहाँ पे इसमें ज़्यादा रिपल्जन कर रहे होते हैं और हमारे पास इनकी एनर्जी फिर कम हो जाती है, क्योंकि जो पेयरिंग में होते हैं ना इनकी एनर्जी कम हो जाती है लड़ के। तो फिर इस वजह से हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि फ्लोरीन के लिए हमारे पास ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अब हमारे पास 3rd क्वेश्चन था कि आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस के अंदर हमारे पास इनकी ज़्यादा होती है और ये इनकी रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी ज़्यादा इसीलिए लग रही क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो हमारे पास फुली फील्ड है। अब जब फुली फील्ड है तो इनको मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है ना लूज़ करने की ना गेन करने के लिए। तो इस वजह से जो अनोबल गैसेस होती है ना, यानी कि जो इनर्ट गैसेस हैं ये हमारे पास स्टेबल होती हैं और साथ ये जो लो रिएक्टिविटी होती है इनकी की रिएक्टिविटी करते ही नहीं, किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है हमारे पास, इसकी ये रीज़न है। अभी हमारे पास इसी के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक के अंदर हमारे पास बात की हुई थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और हम इसे देख के हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोडक्ट टेबल में इस एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी। यहाँ पे 2 आयनाइजेशन एनर्जी है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमारे पास कम होती है क्योंकि हमारे पास वो इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया उसका साइज़ तो छोटा हो जाएगा, दूसरा अब वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे, तो उस वहाँ से अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, कोई चीज़ भी रिमूव करना होगा इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही होगी। तो इसी को तो हम देख के हम कह देते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जब हमारे पास पहली वाली कम हो दूसरी वाली डबल हो, उससे डबल क्या ट्रिपल हो। अब हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 3 आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है वहाँ पे दूसरी एग्जांपल में, तो पहली वाली ज़रा कम थी, फिर उससे वाली थोड़ी सी ज़्यादा हुई, तीसरी वाली डबल ज़्यादा हो गई। तो जब हमारे पास हमने कहा कि 2 तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, जब तीसरी में डबल क्या ट्रिपल ज़्यादा हो रही है तो हमने कह दिया कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, न्यूक्लियस के पास वाले से निकल रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे जो कि इजीली रिमूव हो गए हैं। अब क्यों होते हैं हमारे पास फर्स्ट 2 कम होती है, थर्ड वाली ज़्यादा क्यों हो जाती है हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो साइज़ जब उसका ज़्यादा कम हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, और हमने उस वहाँ से जब कोई चीज़ निकाली तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा लग रही होती है। यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी जिसका ग्रुप नंबर 13 है कि आउटर मोस्ट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 3 में से हमें पहली आयनाइजेशन एनर्जी निकली, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी निकाली, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1
1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तीसरी लिखा लगाई तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मगर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी में हमारी डबल लगी है। अब इसमें से और इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करना चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी लगाएं तो हमारे पास इसका ट्रिपल लगेगा। तो इस वजह से हमें समझ आ जाएगी कि पहले 3 में एनर्जी गैप कम था, तो हमारे पास 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी और कंसेप्ट असेसमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।